ओके सो चैप्टर हमारा है पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क। चैप्टर 24 है कि जो है किस तरीके से आपके जो है वर्क पे आपकी इफेक्टिवनेस किस तरीके से शो होती है। ठीक है, आप जो है जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप अपने आप को एक एसेट कैसे बना सकते हो। ठीक है, हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है आपके लिए क्या है। ह्यूमन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर वो प्रॉपरली मैनेज हो जाए। ठीक है, तो आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने आप को फ्रूटफुल कैसे साबित करोगे। ठीक है, आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अपने लिए जो है स्पेशल स्पेस क्रिएट करोगे ताकि आप जो है प्रायोरिटी पे आपको रखा जाए। सो कंटेंट जो हमारे इस चैप्टर का है, सबसे पहला इसमें कहता है कि पर्सनल इफेक्टिवनेस में हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी काम के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में इमेज सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट होता है कि आप काम को किस तरीके से जो है मैनेज करते हो, टाइम के किस तरीके से डील करते हो। उसके टेक्निक्स को पढ़ेंगे, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कौन से बैरियर्स होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं टाइम मैनेजमेंट के ड्यूरिंग। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क क्या होता है, कोचिंग मेंटोरिंग एंड काउंसलिंग क्या होती है, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट दो मेजर टाइप्स हैं या थ्री हैं या फोर हैं, किस तरीके से जो है उसकी टाइप्स हैं और कैसे वो मैनेज होती हैं। इन सारे की सारी चीज़ों को हमने पढ़ना है जो है आपने एज एन एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्ट करनी होगी। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा कि आप जो है कैसे वहाँ पे काम करोगे, कैसे अपनी इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ा सकते हो। तो पहली चीज़ ये कहता है कि द अकाउंटेंसी प्रोफेशन is often demanding, requiring individuals to perform a large volume of technical work both accurately and before key deadlines, such as the month or the year end. ठीक है, एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो है जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि आपने क्या करना होता है, सारे की सारी रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर करनी होती है, आपने ऑडिट वगैरह करना होता है। ठीक है, या फिर आपने क्या करना होती है, स्टेटमेंट्स वगैरह को चेक करना होता है, उनको कंप्लीट करना होता है। तो आपके पास हमेशा डेडलाइंस होती हैं जिसको आपने मीट करना होता है। तो आपने जो है अगर डेडलाइन से पहले काम कर लिया तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर कुछ चेंजेस या कुछ चाहिए हो तो आपके पास उसमें टाइम होता है कि आप उसको एडजस्ट कर लें बिफोर डेडलाइन। सो आपके लिए मेन जो है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जब भी काम परफॉर्म कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट, तो आपके लिए जो है डेडलाइंस को मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहता है कि दिस सेक्शन ऑफ द सिलेबस इज डिजाइंड टू इंश्योर दैट यू हैव द स्किल्स नेसेसरी टू वर्क इफेक्टिवली इन दिस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि ये आपके साथ रिलेटेड है कि आप जो है अपने आप को किस तरीके से एनवायरनमेंट में एडजस्ट करोगे। तो उसके लिए जो है आपको ये कोर्स जो है, ये जो चैप्टर है आपका डिज़ाइन किया गया है और ये आपको बताएगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से जो है चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके लिए जो है नेसेसरी हैं एज एन एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। सो पहली चीज आ जाती है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कहता है कि व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। तो जो है टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज स्पेंड ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज, यूजुअली विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग ओवरऑल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हम जो है अगर अपने उर्दू में भी देखते हैं तो डिफरेंट कॉल आ जाते हैं कि ठीक है वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। वक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंसान की लाइफ का। ठीक हो गया कि वह एक दफ़ा वक्त गुजर जाए तो वो रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें जो है टाइम का बड़ा ख्याल रखना होता है और इसलिए कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट से हमारा मुराद क्या हुआ कि मैनेजमेंट बेसिकली एसोसिएट किस चीज़ के साथ है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वगैरह के साथ है। तो आपको टाइम को किस तरीके से प्लान करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कैसे डेडलाइंस के अंदर अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, किस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है, ताकि आपकी और जो है ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ सके, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सके। जब आप टाइम पे टारगेट्स मीट करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा और आप उसके लिए जो है एक फ्रूटफुल पर्सन जो है समझे जाओगे। सो कहता है कि टाइम मैनेजमेंट हैज की पर्पसेस, दीज इंक्लूड्स कुछ पर्पसेस जो है ये परफॉर्म करता है टाइम मैनेजमेंट, जिसको हम देखें तो पहली चीज कहता है कि आपके पास क्या है पर्पस में टाइम मैनेजमेंट में, प्लान द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। ठीक है, कि आप जो है किस तरीके से बेहतर अपने वक्त को इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दैट कि आप जो है टाइम को वेस्ट करो, आप जो है डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। इससे बेहतर है कि आप जो है मेजर एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करो जो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। एलिमिनेट वेस्टेज। ठीक है, जाहिर सी बात है आपको जो है जो वेस्टेज हो रहा है आपका टाइम, वो जो है आपने एलिमिनेट करना होगा। थर्ड, कंप्लीट मोर इन टाइम इन द टाइम अवेलेबल। ठीक है, कि आप जो है क्या करो,
टास्क को टाइम के अंदर कंप्लीट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप दूसरे टास्क की तरफ जो है तवज्जो दे सको। अगर आप जो है फाइनल डेट तक इस चीज़ को एक्सटेंड करके ले जाओगे तो फाइनल डेट पे इसको वाइंड अप करना बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। और कहता है कि डिवोट मोर टाइम टू द रियली इंपॉर्टेंट इश्यूज, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हों। हम क्या करते हैं जब पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है चैप्टर्स जो होते हैं उसको जो है क्या करते हैं पहले कवर करने की कोशिश करते हैं कि हम उसको ज़्यादा टाइम दे दें, और जो रिमेनिंग टाइम हमारे पास बच जाएगा जो हमें आती है उसको हम क्या कर लेंगे, रिविजन के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी आप क्या करोगे कि आपके जो है जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे आप उसको ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे और बाकी को जो है कम टाइम डिवोट करोगे। इससे क्या होगा, कहता है कि दिस विल अलाउ यू टू रिफ्यूज एक्सेसिव वर्कलोड्स, मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ की प्रोजेक्ट्स, allocate your time to more important tasks first, plan each day efficiently so you get as much done as possible। इससे क्या हो जाएगा कि आपके ऊपर जो है एक्सेसिव वर्कलोड नहीं आएगा। ठीक है, आपके ऊपर जो है वर्कलोड आखिरी दिन पे जब आप सारा का सारा काम छोड़ दोगे तो वर्कलोड आप पे ज्यादा होगा, तो वो चीज कम हो जाएगी। आपका जो है अपने काम को मॉनिटर कर सकोगे, आपके जो की प्रोजेक्ट्स होंगे उसको बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सकोगे कि जी काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अपने टाइम को बाकी चीज़ों के साथ जो एलोकेशन प्रॉपर तरीके से कर सकोगे। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिन पे आपने फोकस करना होगा, आप उसको प्रॉपर तरीके से टाइम दे सकोगे। उसके साथ हम कहते हैं कि प्लान ईच डे एफिशिएंटली सो यू गेट एज मच डन एज पॉसिबल, कि अगर आप पूरे दिन को प्रॉपर तरीके से टाइम स्केड्यूल के साथ चलाओगे तो आपका टाइम वेस्टेज जो है बहुत ही कम हो जाएगा। और जब आपका टाइम जो है वेस्टेज कम हो जाएगा तो उसका फायदा क्या होगा, आप जो है एफिशिएंटली काम कर सकोगे, आप जो है सारे के सारे टास्क जो है डेडलाइंस के अंदर मीट कर सकोगे। बट टाइम इज अ स्केर्स रिसोर्स, फेलियर टू मैनेज इट प्रॉपर्ली विल लीड टू, ठीक हो गया कि अगर जो बंदा जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं करता प्रॉपर तरीके से, क्योंकि लिमिटेड टाइम है जैसे मैंने आपको कहा कि वो जो है एक दफ़ा गुजर जाए तो वो जो है दोबारा आपको नहीं मिल सकता है। तो अब अगर आप जो इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते तो इससे क्या होगा, लो प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप टाइम पे काम नहीं करोगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव नहीं होगे। वेस्टेड टाइम स्पेंड ऑन नॉन एसेंशियल टास्क, ठीक है, ज्यादातर टाइम आपने जो है फजूल चीजों में लगा दिया जो इंपॉर्टेंट नहीं थी, आपने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को टाइम नहीं दिया। मिस डेडलाइंस, डेडलाइंस आपकी हमेशा लेट होंगी। पुअर क्वालिटी वर्क बीइंग प्रोड्यूस परहैप्स ड्यू टू वर्क बीइंग रश टू मीट डेडलाइंस, ठीक है कि जब आप आखिरी दिन पे काम करोगे तो क्वालिटी वर्क नहीं होता, आप जो है बस वो जान छुड़ाने वाली डेडलाइन मीट करने वाला काम करोगे, जो क्या हो जाती है कि आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होती, बल्कि आपके जो है टाइम वेस्ट जो आपने किया था उसकी वजह से उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है और जस्ट वो एक फॉर्मेलिटी बन जाती है, ना कि एक प्रॉपर काम बनता है वो। नेक्स्ट हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, कि आप जो है टाइम को किस तरीके से मैनेज करोगे, उसके जो है कुछ ना कुछ टेक्निक्स हैं, उसको जो है समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है कैसे जो है टाइम को मैनेज करोगे, आप जो है किस तरीके से बेटर यूटिलाइजेशन जो है टाइम की करोगे, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जो वक्त का बेहतर इस्तेमाल करता है वही जो है लाइफ में आगे जा सकता है, वो सक्सेसफुल हो सकता है। सो इसी तरीके से हमें जो है कुछ टेक्निक्स को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, ताकि जो है हम जो है अपने डेडलाइंस को मीट कर सके, अपना क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर सके, हम जो है प्रोडक्टिव साबित हों। सो कहते हैं कि स्पेंड टाइम प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, कि आप जो है क्या करो कि प्लान और ऑर्गेनाइजिंग पे बड़ा फोकस करो। यूज टाइम टू थिंक एंड प्लान इज एसेंशियल फॉर गुड टाइम मैनेजमेंट। Not only you should plan what task you wish to accomplish each day or week, you should also spend time reviewing your schedules to check for problems or changes to your workload that require rescheduling। ठीक है कि सिर्फ आपने इसके लिए प्लान नहीं करना है कि आपने काम को कैसे परफॉर्म करना है, बल्कि आपको इसके लिए भी प्लान करना चाहिए, थिंक करना चाहिए, टाइम इस पे भी थोड़ा सा जो है स्पेंड करना चाहिए कि आपने जो पहले ऑलरेडी स्केड्यूल्स वगैरह बनाए हुए थे उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसको जो है मजीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और जो आपको प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं, डेडलाइंस आपकी जो है वो टाइम के अंदर मीट नहीं हो रही, तो आप उसके लिए जो है क्या करो, प्लानिंग करो, उसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करो, अपने स्केड्यूल्स को चेंज करो। और कहता है कि रिमेंबर द ओल्ड सेइंग, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, ठीक है कि अगर आपने जो है प्लान प्रॉपर तरीके से नहीं बना सके तो समझो कि आपने जो है क्या करे, अपने आप को फेल करने के लिए खुद ही प्लान बना रहे हो। So obviously be sensible with the amount of time you spend planning. Clearly you do not want to spend so long planning that you no longer have time to complete your work, कि आप सारा का सारा टाइम प्लानिंग पे मत लगा दो कि आपके पास जो है काम करने के लिए फिर टाइम ना बचे। लेट्स से हम जो है क्या करें कि पेपरों की तैयारी के लिए हम जो है टाइम टेबल बनाने के लिए बैठ जाते हैं और पूरा दिन जो है टाइम टेबल बनाने पे गुजार दे और फिर कहें कि यार
ये तो अच्छा नहीं था, कल दोबारा से बनाऊंगा। अब सारा टाइम आपका जो है टाइम टेबल बनाने पे गुजर गया, तो आप तैयारी कब करोगे? सो प्रॉपर तरीके से उसको टाइम दो, सूटेबल टाइम दो कि आपकी जो है एक्टिविटी स्टार्ट हो सके, आपकी एक्टिविटीज जो है वो पेंडिंग पे ना हो जाए। सेकंड कहता है प्रोड्यूस एन एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी लॉग जो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, आप अपने लिए जो है उसको ब्रेक डाउन करो टास्क का। So this could include a breakdown of the time spent in a typical week, divided between different activities such as work, home, study, leisure, and travel. Consider what proportion of your time is important to you, others, and what can be delegated to others and avoided completely. ठीक है, क्या जो है अपनी एक्टिविटीज को क्या कर लो, वीक वाइज ब्रेक डाउन करो। जैसे आपकी जो है क्या होते हैं यूनिवर्सिटीज के जो है हम कह देते हैं कि कोर्स प्लान होता है। तो कोर्स प्लान क्या होता है कि बेसिकली उसको जो एक्टिविटी में डिवाइड किया जाता है कि इस वीक में इतना काम किया जाएगा, इस वीक में इतना काम होगा, ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स को कराई जाएंगी। तो इसी तरीके से आपको क्या करना होगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो अपने जो है घर को कितना टाइम दोगे, काम को कितना टाइम दोगे, अपने जो है स्टडी कब करोगे, बाहर ट्रैवलिंग वगैरह कितनी करोगे, उसका प्रॉपर तरीके से एक एक्टिविटी लॉग बनाओ। ठीक है, उसमें ये भी देखो कि कितना टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए टाइम निकालना है, कितना फैमिली के लिए, कितना दूसरों के लिए, और कितना काम को करने के लिए आपने टाइम देना होगा। इन सबको प्रॉपर तरीके से डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपको हेल्प आउट करती है कौन सी चीज, एक्टिविटी लॉग। थर्ड कहता है कि कॉस्ट योर टाइम। Every occasion when you save an hour or put it to a better use, you become more cost effective. ठीक है कि आप जो है अपने टाइम को कॉस्ट कंसिडर करो कि आपका जो है ये कॉस्ट है, और अपनी कॉस्ट को सेव करो। अगर आप 1 घंटा भी जो है सेव कर लेते हो, लेट से आप जो है 1 घंटा जो है स्टडी पे लगा लेते हो, तो ये आपने क्या कर दिया, अपने कॉस्ट को सेव कर लिया। ये आपके लिए इफेक्टिव हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, बजाय इसके कि आपने वो एक्टिविटी जो है 1 आवर किसी यार एक्टिविटी या किसी और जो है फ्री एक्टिविटी में गुजार दिया, और आपने जो है उसको बेहतर यूज नहीं किया। नेक्स्ट कहता है मेक लिस्ट। प्लान द होल ऑफ योर कमिंग वीक इन एडवांस, देन मेक अ लिस्ट एवरी डे बिफोर यू स्टार्ट वर्क। रिफ्यूज टू डू एनीथिंग दैट इज नॉट ऑन द लिस्ट फॉर ईच डे। ठीक है, फिर आपके पास एक और तरीका ये हो सकता है कि आप जो है क्या करो, लिस्ट बना लो कि आपने पूरे हफ्ते में क्या क्या काम करने हैं, पहले से एडवांस में उसको डिजाइन कर लो। फिर उसको चेक लिस्ट की तरह इस्तेमाल करो कि आप देखो कि अच्छा आज के दिन मैंने ये काम करना था, मैंने ये काम किए कि नहीं किया। अगर आपने जो है कोई एक्स्ट्रा काम आ जाता है उसमें, तो आप उसको रिजेक्ट करो, क्योंकि उस पर जो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। आप पहले अपने जो है स्केड्यूल को ओवरकम करो, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे अगर टाइम बचता है तो उनको परफॉर्म करो। प्रायोरिटाइज, ठीक हो गया, प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। Look at the list and assess tasks based on their importance. If consequences of failure are significant, or it comes from a powerful stakeholder such as a manager, and urgency, whether the deadline for the accomplishment of the task is near. ठीक है, फिर आप प्रायोरिटीज वाइज भी चल सकते हो, कौन सी काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, कौन से अर्जेंट आपने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, इस चीज को भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखना होगा कि अगर आपने मैनेजर ने आपसे कहा हुआ है काम करने का, ठीक है, तो आप जो है दूसरे कामों को छोड़ के पहले जो है उसको छोड़ दो, थोड़ा सा जो है अपने मैनेजर के काम पे फोकस करो, मैनेजमेंट का काम पहले परफॉर्म करो, फिर उसके बाद बाकी का एक्टिविटीज को जो है उसी तरीके से रीस्केड्यूल करो। Once these two factors have been analyzed, the approach to the task can be formulated as shown below. ठीक हो गया कि जब आप इस चीज़ों को जो है इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी को जो है प्रॉपर तरीके से जो है एनालाइज कर लेते हो, इनको जो है टास्क को डिजाइन कर लेते हो, तो फिर आप इसके लिए इस तरीके से स्केड्यूल बनाते हो। ठीक है, कि आप जो है इसको मैट्रिक्स के जरिए से आप जो इसको देख सकते हो कि जी हम जो है किस तरीके से इसको डिजाइन करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे हमने इंपॉर्टेंस के फैक्टर को कंसिडर किया, राइट साइड पे हमने अर्जेंसी को, कि कौन सी चीजें अर्जेंट होती है, कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, हमने उसके दरमियान जो है किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है, कि हमें उनको कैसे डील करना होगा। सो लेफ्ट साइड पे हमने जो है लो और हाई जो है इंपॉर्टेंस, और फिर अर्जेंसी में भी हमने जो है लो और हाई अर्जेंसी पे इसको क्या कर दिया, राइट साइड पे डिजाइन कर दिया। अब हम अगर पहले को देखें कि अगर उसकी इंपॉर्टेंस भी कम है और अर्जेंसी भी लो है, तो क्या होगा, दीज टास्क कैन बी डेलीगेटेड टू अदर्स और सिंपली कैंसल। क्या आप उस काम को छोड़ दोगे, या फिर उसको किसी और से करवा दोगे कि यार ये वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, ठीक है, कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारे पास आ जाता है आपके जो है किस तरीके से बनता है, हाई और लो। इन दोनों के स्केड्यूल अगर आपके पास हो कि एक काम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा। Some tasks may be delegated for now, will become urgent as the deadline approaches. ठीक हो गया कि आप जो है क्या करोगे कि अभी जो है आपको उस पर इंपॉर्टेंस देनी होगी, फोकस करना होगा, उस काम को करना होगा। ठीक है, लेकिन जब उसकी डेडलाइन कंप्लीट होने वाली होगी या नजदीक आएगी, तब आपकी ये चीज कहाँ चली जाएगी, अर्जेंसी में चली जाएगी। लेकिन फिलहाल वो इंपॉर्टेंट है, उसको जो है थोड़ा सा टाइम दो, उसको परफॉर्म करो, टाइमली करने की कोशिश करो। नेक्स्ट हम कहते हैं कि आपके पास जो है क्या है, कि आपके पास जो है ये एक्टिविटी जो है अर्जेंसी इसकी हाई है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कम है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा।
कहता है कि these tasks can be delegated or removed from your job as they have low importance to you। कि अगर एक काम आपके लिए जरूरी नहीं है लेकिन वो अर्जेंट है तो आप कहोगे कि बस इसको छोड़ दो, आप उसको छोड़ दोगे या उस काम को कर लोगे, आपके पास चॉइस है। क्योंकि क्योंकि वो जरूरी नहीं है लेकिन अर्जेंट था, करना था, ये मे बी आप किसी को कॉल करनी थी या जो रिपोर्ट करना था, तो आप इसके लिए जरूरी नहीं समझते कि कर लिया या नहीं कर लिया, बस अपना काम करेगा, तो आप क्या कर लेते हो, उसको रिमूव कर सकते हो या फिर डेलीगेट कर सकते हो। दूसरा जो लास्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास बनता है कि आप क्या करते हो कि इंपॉर्टेंस भी उसकी हाई है और अर्जेंसी भी उसकी हाई है। तो उसकी सूरत में आप क्या करोगे, कहता है कि यू नीड टू डील विद दीज टास्क नाउ एंड डिवोट प्लेंटी ऑफ टाइम टू देम। कि आपने अब और इसी वक्त इस काम को परफॉर्म करना होगा और बहुत ज्यादा टाइम इसको देना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और उसके साथ साथ आपके लिए जो है क्या है कि अर्जेंसी भी है इसकी। तो आपने इसको अपने टाइम फ्रेम के अंदर अंदर परफॉर्म करना है, तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको प्रायोरिटी में रखोगे। तो आप कामों को इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आपके लिए आसानी होगी डिफरेंशिएट करने में कि कौन सा काम मैंने कब करना है, कौन सा काम लेट करना है, कौन सा जरूरी है, कौन सा नहीं है जरूरी। नेक्स्ट चीज हमने कही थी कि बैरियर्स होते हैं कुछ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में। कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, कहते हैं कि द मेन इन्फ्लुएंस ऑन द पर्सन यूज ऑफ टाइम आर आउटलाइन इन द डायग्राम बिलो। पहली चीज आपके पास आ जाती है कल्चर, उसका इफेक्ट पड़ता है। कोलीग्स का इन्फ्लुएंस आप पे पड़ता है, स्टाफ की डिमांड्स मीट करना, इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी, इंडिविजुअल पर्सनल स्किल्स, नेचर ऑफ वर्क, मैनेजमेंट स्टाइल। ठीक है कि ये जो आपके पास चीजें हैं ये आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या हो सकते हैं, बैरियर्स साबित हो सकते हैं। ठीक है, आपके काम को जो है ये इफेक्ट करते हैं, आपके जो है टाइमली डेडलाइंस ना मीट होना, ये जो है इसकी रीजन बन सकती है। कि सबसे पहली चीज आपके पास जो है और कल्चर है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। कि जैसे हम कहते हैं कि जी हमारे यहाँ कल्चर क्या होता है, हर बंदा जो है स्टूडेंट्स का कल्चर यही है कि वो जो है लास्ट डे पे स्टडी करता है। ठीक है, वो लास्ट डे पे सारे काम करता है। तो अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का कल्चर चल रहा है कि वो जो है सारे के सारे डेडलाइन जो है हर बंदा लास्ट डे पे मीट कर रहा है, तो फिर आपके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपके लिए जो सबसे बड़ा बैरियर यही हो सकता है कि वहां पे जो है कल्चर ही ऐसा है कि आपकी तरफ से काम तेजी से होगा लेकिन अगला बंदा उसको डिले करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है तो प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, तो आपके लिए ये भी जो है एक बैरियर बन जाता है। इसके अलावा जो है हम कहते हैं कि कुलीग्स का इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, आपके साथ जो दूसरे कुलीग्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है। अगर वो जो है सीरियस नहीं होते, वो जो है लेयर एक्टिविटीज में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं या जो है आपके साथ उसके साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, और आपके जो है काम उन पे डिपेंडेंट होता है, तो अगर वो सीरियस नहीं है, वो काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, तो फिर प्रॉब्लम बन सकती है। स्टाफ की डिमांड आ सकती है। ठीक हो गया, कि उनकी जो है डिमांड्स है बहुत ज्यादा, कभी एक काम कभी दूसरा काम जो है आप हवाला करना और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, तो वो आपके लिए जो है बैरियर बन सकता है। इंडिविजुअल पर्सनालिटी, अगर आपकी पर्सनालिटी जो है वो खुद इस तरीके से है कि आप जो है लास्ट टाइम पे डेडलाइन मीट करने वाले हो, तो फिर ये सबसे बड़ा बैरियर है टाइम मैनेज करने के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल जो है पर्सनल स्किल्स, आपकी स्किल्स अगर ऐसी हैं कि आप जो है स्लो काम करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है शार्प नहीं हो, एक्टिवली काम नहीं कर सकते, एफिशिएंट नहीं हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। नेचर ऑफ द वर्क, एक काम ऐसा है कि वो तसल्ली से करना चाहिए, वो जो है क्विकली नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसमें भी आपका टाइम लगेगा। और मैनेजमेंट का स्टाइल भी डिपेंड करता है कि आपको जो है अगर वहां से जस्ट जो है ऑर्डर्स मिलते हैं कि आप जो है काम करो और इस टाइम के अंदर करो, अगर आपको जो है वो गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड नहीं करते या गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते, तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है उस चीज को मैनेज करना। और इसलिए कहता है कि इन्फ्लुएंसेस इंक्लूड कौन सी चीजें, established jobs with routine and predictable work have fewer barriers than new or developing work। ठीक हो गया, कि रूटीन की जो आप एक्टिविटीज करते हो, जो आपको पता है कि यार मैंने ये काम करना है, तो उसमें आपको इतने बैरियर्स फेस नहीं करने पड़ते, क्योंकि वो आप रोजाना परफॉर्म कर रहे हो। कोई नया काम आ जाए तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उसमें बैरियर ज्यादा हो जाते हैं कि यार ये काम तो मैंने पहले नहीं किया, तो इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसको कवर कर सकता हूँ। Second है job involving contact with others or more prone to interruptions than those with no near contacts। ठीक हो गया, आपका अगर काम दूसरों के साथ डिपेंडेंट है, कॉन्टेक्ट वगैरह उसमें ज्यादा है, तो फिर आपका काम दूसरों की वजह से जो है रुकेगा, उसमें जो है इंटरप्शंस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर आपके जो है उसमें कॉन्टेक्ट इस तरीके से नहीं है कि दूर लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है, तो फिर आपका काम इजिली हो सकता है। थर्ड कहता है कि people with offices of their own can operate an open door policy for staff communication but a closed door policy when a physical barrier is needed। ठीक है, कि अगर आपकी जो है ओपन वेलकम हमेशा होती है कि जी आपके जो है स्टाफ को कोई इशू चल रहा है, तो वो ऑफिस में जा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तो काम आसानी से चलेगा। लेकिन अगर आप जो है क्लोज डोर रखते हो, आप जो एम्प्लॉयज को इस तरीके से अलाउड नहीं होता कि एनी टाइम जो है वहाँ पे चले जाएं, तो वो एक्टिविटी थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस करेगी। क्यों स्लो प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि आपको जो है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं है, डायरेक्टली आप जाके जो है डिस्कशन नहीं कर सकते, अपना प्रॉब्लम जो है डिस्कस नहीं कर सकते।
The location of colleagues, customers and supplier can contribute to time wasted in traveling. अगर आपके colleagues बहुत दूर हैं या आपके customers बहुत दूर हैं और आपको वहाँ पे जाना पड़ता है और फिर आना पड़ता है, लेट से आपका ऑफिस बहुत दूर है, ठीक है, तो वहाँ पे आने जाने में ट्रैवलिंग में आपका टाइम लग जाता है। जैसे हम अपने जो है पेशावर की सिचुएशन को देखें कि जो है नॉर्मल डेज में जब कॉलेजेस और सब कुछ ओपन होता है, तो स्कूल टाइमिंग में अगर आपको कहीं जाना पड़े, कस्टमर से मिलना पड़े या जो है आपकी मीटिंग हो वहाँ पे जाने के लिए अगर आप यूनिवर्सिटी रोड और इस साइड से गुजरो तो आपको ये तकरीबन 2.5 घंटा लग जाता है। ठीक है, तो इस किस्म की सिचुएशन अगर होगी तो टाइम वेस्ट होगा आपका। Some organizational cultures favor strict adherence to protocol and procedures, discouraging informal contacts. Other encourage an open access communication policy that can be stimulating but time wasting. ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो है क्या करना पड़ता है, वो कहते हैं कि जी आपको प्रॉपर हायरार्की से चलना होगा, आपको एक को रिपोर्ट करना होगा, दूसरा दूसरे को बताएगा, तीसरा चौथा, इस तरीके से अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर के जरिए से इन्फॉर्मेशन जारी हो, प्रोसीजर हो, आप इनफॉर्मल डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो वहां पे आपके लिए जो है प्रॉब्लम बन सकती है, आप जो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो जब आपको जो है इस तरीके से एक सीक्वेंस से गुजरना पड़ेगा तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। आपको जो है एक से अप्रूवल, फिर दूसरे से अप्रूवल, फिर तीसरे के पास जाना और फिर इससे टाइम वेस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। सो कहता है कि अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा ओवरकम कर लो तो फिर प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो सकती है। An individual person work standards are going to be influenced by the type of decision making, slow and deliberate or quick in the firm. ठीक है कि अब इंडिविजुअल बंदा जो है वो किस तरीके से काम करना पसंद करता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो डिसीजन मेकिंग कैसे करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उससे भी डिपेंड करता है। इसके बाद कहता है the attributes and style of the job holder depend on personality and preferences. For example, some are more assertive and find it easier to deal with colleagues who waste their time. ठीक है कि आपके जो है एट्रीब्यूट्स भी डिपेंड करता है, आपका स्टाइल है कि वो बंदा किस तरीके से जो है काम करता है, किस तरीके से हर चीज को मैनेज करता है। कुछ लोग होते हैं कि उसके साथ जो अगर फ्रेंड्स वगैरह बैठ जाते हैं, पुलिस बैठ जाते हैं, तो वो बस उसको पता ही नहीं चलता कि अब मैं इनको कैसे कहूँ कि यार मुझे जो है काम कंप्लीट करना है, तो वो पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं उनके साथ। और कुछ जो है उसको प्रॉपर तरीके से डील कर लेते हैं कि वहाँ पे जो है टाइम भी वेस्ट नहीं हो जाता, कुलीग्स को भी जो है सिग्नल देता है कि यार मुझे काम करना है और अपना काम भी परफॉर्म कर लेता है। और इसलिए कहते हैं कि बैरियर्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में भी इंटरनल एक्सटर्नल, और आपके जो है बैरियर्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, दोनों आपके जो इंटरनल एक्सटर्नल आपके जो है बैरियर्स टाइम मैनेजमेंट के हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है देखें तो इंटरनल आपके पास जो एक पर्सन के अंदर खुद मोटिवेशन ना हो, जैसे ऑलरेडी हमने कहा था, तो प्रॉब्लम बन सकती है। तो इंटरनल आपके पास जो पर्सन के अंदर जो है खुद कुछ लैकनेस हो सकती है, डिसिप्लिन की, प्रोक्रेस्टिनेशन की हो सकती है, लैक ऑफ मोटिवेशन। एक्सटर्नल इश्यूज अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा वर्कलोड दे रहा है या आपको रिसोर्सेज कम अवेलेबल है उस काम को करने के लिए, तो प्रॉब्लम बन सकती है। क्योंकि अगर आप जो है डिसिप्लिन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके अंदर खुद डिसिप्लिन नहीं है, काम को प्रॉपर तरीके से करना, हायरार्की को फॉलो करना, उन चीज़ों का आप ख्याल नहीं रखते, तो क्या होगा कि आपका काम जो है प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, क्योंकि हर जगह आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होंगे। सो कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करना और फिर उस सब से निकलना, तो आपका जो है बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ों पे गुजर जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि अपने जो है जो इंटरनल जो आपके जो बैरियर्स हैं उन चीज़ों को ओवरकम करना पड़ेगा, आपको जो है उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए जो है प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है कि आप जो है कैसे काम करोगे। इसके अलावा जो है प्रोक्रेस्टिनेशन, हमने कहा कि आपके पास जो है काम को डिलेज करना, ठीक है, आप जो है खुद जो है काम को लास्ट टाइम पे करना पसंद करते हो, ठीक है, सुस्ती से काम लेते हो, तो अब आपके लिए जो है क्या प्रॉब्लम बन सकती है कि आप जो है काम लास्ट डे पे करने के लिए छोड़ोगे तो आपके लिए जो है प्रॉब्लम्स बनेंगी। लैक ऑफ मोटिवेशन, आपके लिए जो है मोटिवेशन नहीं है उस काम में, आप काम को कर रहे हो लेकिन जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी कर रहे हो, तो भी प्रॉब्लमैटिक है। एक्सटर्नल, मैंने आपको कहा कि जैसे आपको जो वर्कलोड बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है, आपको जो है शॉर्ट डेडलाइंस दी जाती हैं, तो आप इसका तो आपका कसूर तो नहीं है, ठीक है, वहाँ से आपके ऊपर वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया कि 2-3 बंदों का काम आपसे लिया जा रहा हो, तो उसको मैनेज करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप कैसे टाइमली इन सबको मैनेज करोगे। और अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास कम हो, ठीक है, कि एक काम जो है कंप्यूटर के जरिए से करना और आपको जो है कंप्यूटर अवेलेबल ही ना हो, या जो है वहाँ पे बिजली का इशू हो, बिजली आ रही हो जा रही हो और आपके पास जो है वहाँ पे स्टैंड बाई कोई ना हो उसका, तो फिर भी आपका काम जो है डिलेज का फेस कर सकता है। सो कहता है कि ओवरकम द इंटरनल बैरियर, कैसे आप जो है ओवरकम करोगे इंटरनल बैरियर्स को जो हमने कहे, और एक्सटर्नल बैरियर्स को कैसे ओवरकम करोगे। सो पहली बात कहता है कि बी असर्टिव, आइडेंटिफाई योर टाइम वेस्टर्स एंड रिजॉल्व टू डील विद देम, लर्न टू से नो, डेलीगेट। ठीक है कि आप जो है असर्टिव बनो, आप जो है टाइम वेस्टर लोगों को जो है इनकार करना सीखो, उनको जो है बताओ कि यार मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो अभी आपको टाइम नहीं दे सकता, और जो आपके पास ऐसे लेजर एक्टिविटीज़ हैं जिनके ज़रिए से आपका टाइम वेस्ट होता है, आप अपने अंदर जो है ऐसे स्किल पैदा करो कि आप उसको खुद को रोक सको और काम पे फोकस कर सको। सेकंड कहता है आइडेंटिफाई एंड मेक यूज ऑफ योर पर्सनल बायोरिदम्स और अप टाइम्स एंड डाउन टाइम्स। ठीक है कि आपको जो है देखना होगा कि कब आप जो है
फुल मूड में होते हैं, कब आप जो है प्रॉपर तरीके से काम करना पसंद करते हैं, कब जो है आप डाउन फील करते हैं, आप काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करना होगा कि आपके जो है मूड किस तरीके से काम करता है, ठीक है। आप जो है कब अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कभी इस तरीके से सिचुएशन देके बंदा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करना पसंद करता है, बहुत एक्टिवली जो है वो काम पर से जो है परफॉर्म करता है। लेकिन कभी-कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि वो जो है डाउन फील करता है, वो जो है मोटिवेटेड फील नहीं करता और वो जो अपना काम है, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। तो आपको इस चीज़ को भी देखना होगा, ठीक है, कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को प्रॉपर जो है मैनेज करते हो, आप काम को किस तरीके से बेहतर जो है परफॉर्म करते हो। ठीक है, अगर आप जो है सोना वगैरह टाइम पे नहीं करते, आप सोते नहीं हो टाइम पे, तो क्या होगा इससे कि आप जो है एक्टिवली काम नहीं कर सकोगे। तो आपने अपने जो है इनको पर्सनल बायोरिदम्स को जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होगा कि कब सोना है, कब जो है जागना है, ठीक है? कैसे अपने जो है मेंटल एक्टिविटीज़ को आपने जो है कंट्रोल करना होगा, इन सब चीज़ों पे फोकस करना होगा। फिर आपके पास आ जाती हैं कंकर प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक हो गया कि आप जो है किस तरीके से जो है अपनी सुस्ती वगैरह को कंकर करोगे, आप जो है अपने अंदर जो है ये सुस्ती और काहली को जो है कम करोगे। तो इसके लिए कहते हैं कि फाइंड आउट व्हाट कॉजेस यू टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग एंड remediate. For example, a feeling of inadequacy could be due to lack of information, lack of a particular skill, or lack of training. कि आपके जो है सुस्ती की वजह या काम को लेट करने की वजह क्या हो सकती है, आप जो है उसको पहले फाइंड आउट करो, फिर उसको जो है ओवरकम करने की कोशिश करो कि क्यों आप जो है लेट हो सके, काम जो है सुस्ती से कर रहे हो। तो इसकी वजह ये हो सकती है कि या आपको जो है उस काम के बारे में पता नहीं होता, या आप उस काम को करना नहीं जानते कि कैसे किया जाएगा, या जो आपको ट्रेनिंग की जरूरत है उसमें और आपको ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो आप इसलिए जो है आप सोच हो रहे हो, आप जो है उस काम को नहीं कर रहे क्योंकि आपको उसकी समझ ही नहीं आ रही कि यह होगा कैसे। और उसके बाद लास्ट में कहता है प्रॉमिस योरसेल्फ अ रिवॉर्ड, और फिर अपने आप को जो है प्रॉमिस करो कि जी अगर काम मैंने टाइम पे कर लिया तो ये मैं रिवॉर्ड दूंगा। तो अपने लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन खुद ही क्रिएट करो कि मैंने टाइम के अंदर अंदर इस काम को पूरा करना है, मैंने इस चीज को अचीव करना है। ओवरकम द एक्सटर्नल बैरियर्स को कैसे हम कम करेंगे, कहते हैं कि डू द राइट थिंग राइट, ठीक है, कि आप सही काम को सही तरीके से करो। डूइंग द राइट थिंग इन इफेक्टिवनेस, डूइंग थिंग्स राइट इन एफिशिएंसी। Focus first on effectiveness, identify what is the right thing to do, and then concentrate on efficiency, doing it right. ये हो गया कि पहले आप देखो कि कौन सा काम मुझे करना चाहिए, कौन से काम जो है बेहतर तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, और कौन सा उसके लिए बेहतर तरीका होगा जिसके ज़रिए से आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो, और उसके बाद आप उसको जो है कैसे बेहतर कर सकते हो, एफिशिएंटली कर सकते हो कि आप कम रिसोर्सेज को कम टाइम में उस चीज़ को अचीव कर लो। Second, eliminate the urgent task with short-term consequences often get done to the detriment of the important task. Those with long-term related implications. ठीक हो गया कि हमने previously जब उसमें कहा कि हमारे पास जो urgent काम होते हैं, आप पहले उनको priority में रखो, उनको पहले खत्म करो, फिर उसके बाद आपके पास जो टाइम बच जाएगा उसको क्या करो, allocate करो उनके लिए कि जो आपके पास जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज है उनको टाइम दो। तो इस तरीके से आप इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करो। ब्रेक बिग जॉब्स इनटू लिटिल स्टेप्स, ठीक है, कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह मिला है तो स्टेप वाइज करो, पहले एक स्टेप को परफॉर्म करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरीके से आप उसको इजीली कर सकते हो। यूज नेगोशिएशन टू इम्प्रूव दैट यूज ऑफ टाइम, ठीक हो गया कि आप जो है बातचीत करके डिस्कशन करके अपने टाइम को जो है यूज बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो। आप जो है एक काम को अगर अंडरस्टैंड नहीं करे तो आप जो है मैनेजर के साथ बैठ के उसको डिस्कस करो कि किस तरीके से एफिशिएंटली हो सकता है, कौन सा तरीका बेहतर होगा, क्या वो आउटकम्स चाहता है। तो इस चीज को जब आप डिस्कस करोगे तो बेहतर जो है तरीके से उसको परफॉर्म कर सकोगे। नेक्स्ट हम कहते हैं कि द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंप्रूविंग पर्सनल इफेक्टिवनेस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ठीक है, हमने जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पहले भी पढ़ा था। अब जो है हम इसको पर्सनल इफेक्टिवनेस के साथ देख रहे हैं कि जो है जब नई टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है तो उसने आपके काम को कैसे बेहतर बनाया। तो इसीलिए कहता है कि जी हम जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन इंप्रूविंग एन इंडिविजुअल्स टाइम मैनेजमेंट एंड जनरल इफेक्टिवनेस इन देयर वर्क। ठीक है, कि आपके काम किस वजह से बहुत इंप्रूव हो गया कि पहले आप जो लेटर भेजते थे वो बड़ा स्लो प्रोसीजर होता, अब आपके पास जो ईमेल्स आ गए, अब आपके पास जो है स्क्रीनशॉट्स आ गए, अब आपके पास जो है व्हाट्सएप आ गया जिसके जरिए से आप डायरेक्टली मैसेजेस सेंड कर सकते हो। तो इसलिए कहता है कि सबसे पहली चीज जो आपके बहुत यूज हो रही है वो है ईमेल, ठीक है, कि आप जो इलेक्ट्रॉनिकली अपने मैसेजेस को सेंड कर सकते हो क्विकली, कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हो आप उसको भेज सकते हो। सेकंड, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसेस आ जाती हैं कि आप जो है कहीं पे नहीं जा सकते, ट्रैवलिंग को जो है अवॉइड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इतना दूर पहुंच जाएगा तो क्या कि एक दो दिन उस पे लगते हैं ट्रैवलिंग पे, या जो है बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, तो अर्जेंट मीटिंग है आप उसको डायरेक्टली भी जो है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से कर सकते हो, आप अपने टाइम को बचा सकते हो। जिसके लिए मैंने कहा है कि आप जो स्काइप वगैरह को यूज कर सकते हैं। अब तो काफी हमारे पास जो है जैसे जूम सॉफ्टवेयर हो गया, बाकी जो है गूगल मीट वगैरह आ गया, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए।
नेक्स्ट आपके पास कहता है कि ईडीआई है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है कि इसके जरिए से आप क्या करते हो, कंप्यूटर्स को जो है कनेक्ट कर देते हो। ठीक है कि आप जो है अपने डेटा को प्रॉपर तरीके से जो है क्या कर लेते हो, अटैच कर लेते हो कि कस्टमर्स के साथ जो है इन टच रहते हो, आप उनको जो है ऑर्डर्स वगैरह को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, आप उनको जो है गुड्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, तो आपके लिए जो है एक अच्छा तरीक़ेकार हो सकता है। फिर उसके बाद जो है इंट्रानेट आ गया है। ठीक है कि दीज आर इंटरनल वर्क नेटवर्क्स वेयर एम्प्लॉइज कैन एक्सेस सेंट्रल स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप जो है तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। ठीक है कि आपके जो एक सेंट्रल सर्वर होता है जिसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे पीसी जो है कनेक्टेड होते हैं, जो भी जिसको डाटा चाहिए होता है वो जो है वहाँ से डायरेक्टली रिट्रीव कर सकता है विदाउट जो है टाइम वेस्ट करने के। ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है आपके पास एमएस ऑफिस आ गया। एमएस ऑफिस ने क्या कर दिया, आपके काम को आसान कर दिया। ठीक है, आप जो एक्सेल में सारा डेटाबेस बना सकते हो, आप जो है प्रेजेंटेशंस बनानी हो वो जो है डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आप जो है पावर पॉइंट्स में उसको डिजाइन कर सकते हो। आपको रिपोर्ट्स बनानी हो तो आप जो एमएस वर्ड में उसको क्रिएट कर सकते हो। Home working. The system mentioned above have reduced the need for many workers to be present in their workplace. आप जो है घर में बैठ के काम कर सकते हो। ठीक है, आपके पास जैसे अब ऑनलाइन आपकी क्लासेस चल रही है, तो ये क्या है कि होम वर्किंग है कि आप घर बैठे हुए हो, आप जो है क्लासेस अरेंज कर रहे हो, आप जो अपनी क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। लास्ट में हम कहते हैं कि जी कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। ठीक है कि आपके लिए जो है कॉम्पिटेंसी किस तरीके से उसका फ्रेमवर्क डिजाइन करोगे, किस तरीके से आप जो है कॉम्पिटेंट बन सकते हो। तो इसलिए कहता है कि कॉम्पिटेंसीज आर क्रिटिकल स्किल्स, knowledge and attitude that a job holder must have to perform effectively. A competent individuals will be more able to contribute effectively to the business almost as soon as they are appointed. ठीक है कि एक जो है कॉम्पिटेंट बंदा कौन होता है, जो जिसके पास जो है स्किल्स होते हैं, नॉलेज होता है उस काम को करने के लिए, और वो बेहतर तरीके से उस काम को कर सकता है। तो जैसे ही वो काम पे आएगा, वो डायरेक्टली क्या करेगा, उसको होल्ड कर लेगा। वो जो है जैसी सीट पे बैठेगा अपने सारे काम को क्विकली अंडरस्टैंड कर लेगा क्योंकि उसके पास जो है स्किल्स हैं। So कहता है कि as such it is important for an organization to ensure that all the staffs are appropriately qualified and trained for their role in the organization. Competency framework can help with this. ठीक है कि अगर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन को पहले से पता हो कि उसने जो बंदे लिए हुए हैं, राइट पर्सन जो है राइट प्लेस पे बैठा हुआ है और अपने काम को वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो फिर तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है इजीली हो जाता है वो फ्रेमवर्क डिजाइन करें कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा और किस तरीके से इसको परफॉर्म करेगा। So competency framework attempts to identify all the competencies that are required by anyone taking on a particular role within the organization. कि जब आप उसका पूरा फ्रेमवर्क बना लेते हो, आप जो है बता लेते हो कि जी इस पोजीशन के लिए ये competencies चाहिए, इस पोजीशन के लिए ये competency चाहिए, इसके लिए जो है ये कैसे काम परफॉर्म करेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेते हो, तो आप जो है अपने काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। और इसलिए कहता है कि की लिस्ट a list of key competencies is produced which can be used as a benchmark to either ensure that the correct individual is chosen for the role or as a way of checking that an existing member of the staff has all the up to date skills needed for their role। ये हो गया कि आप जो है उसको फिर इसलिए भी इंश्योर करा सकते हो कि वो जो काम परफॉर्म कर रहे हैं वो जो है उसके साथ बेंचमार्क भी रख सकते हो कि हमने जो ये रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी इस पोजीशन के लिए असाइन की थी, क्या ये बंदा जो है उस रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस चीज को अचीव कर रहा है कि नहीं अचीव कर रहा। और इसलिए हम कहते हैं कि मोस्ट कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क कवर द फॉलोइंग कैटेगरीज। आपके पास जो है कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क जब आप डिजाइन करते हो तो उसमें इन मेजर चीज जो है कैटेगरीज को देखा जाता है। पहला, कम्युनिकेशन स्किल्स उस बंदे की कैसी है, वो प्रॉपर तरीके से जो है डीलिंग्स कर सकता है कि नहीं कर सकता, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करता है कि नहीं करता। पीपल मैनेजमेंट, कैसे जो है लोगों के साथ मैनेज करता है, लोगों को कैसे उनसे काम लेता है। ठीक है, टीम स्किल्स हैं उसके पास कि नहीं है, कस्टमर सर्विस स्किल्स हैं कि नहीं है, रिजल्ट्स ओरिएंटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि वो जो है प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, रिजल्ट्स को कैसे देखता है, वो रिजल्ट्स को जो है किस तरीके से बेहतर बना सकता है, कैसे जो है अपने कस्टमर को बेहतर तरीके से वो डील करता है और कैसे जो है उनको डील नहीं करता। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। इसके जो है इन्होंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक हो गया कि कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क अगर आप जो है बनाना चाहते हो किस तरीके से होगा। कहते हैं कि रिसर्च एनालिस्ट वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट माइट हैव द फॉलोइंग फैक्टर्स विद इन द कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। कि अगर एक जो है क्या है कि रिसर्च एनालिस्ट है वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है और वो देखना चाहता है कि किस तरीके से एक बेहतर उसके पास ऑप्शन आ सकता है, रिसर्चर आ सकता है, तो वो कैसे डिजाइन करेगा। तो पहले उसकी जो है डिलीवरी स्किल्स को देखेगा कि वो काम को किस तरीके से करता है। ठीक है, उसमें जो है लर्निंग कैपेसिटी है कि नहीं है, वो फोकस रहता है कि नहीं रहता काम पे। जब वो चीज़ एनालाइज कर लेगा तो उसके बाद इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उसकी देखेगा कि वो जो है डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। ठीक है, क्रिटिकली हर चीज़ को कैसे देखता है, उसकी थिंकिंग जो है कंस्ट्रक्टिव है कि नहीं है। और फिर उसके बाद जो थर्ड चीज़ वो देखेगा कि उसके पास जो इंटरपर्सनल स्किल है कि नहीं।
वो जो है रिलेशनशिप बिल्डिंग जानता है कि नहीं जानता, वो कम्युनिकेशन जो कर रहा है लोगों के साथ तो वो इम्पैक्ट तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसलिए कहता है कि each competency will then be supported by a high level description. For example, learning and improving could be described as acknowledges own development needs and seeks new skills, learns from others and adapt to new people task. ठीक है कि अगर एक बंदे के अंदर जो आप स्किल्स को देखना चाहते हो, लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट को देखना चाहते हो, तो क्या होगा कि उस बंदे के अंदर स्किल्स हैं कि नहीं है, वो दूसरों से काम सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, वो नए काम के लिए जो है वो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी है कि नहीं है, वो कितना एक्टिवली उस चीज को देखता है कि वो जो है उससे नए काम को सीख ले। और इसलिए कहता है कि employer should regularly keep the competency framework updated for their employees and assesses whether they still have the appropriate skills and abilities needed for their job. If not, the employer may wish to consider continuing professional development, which will involve employees attending training courses or reading technical information to up-to-date their skills. ठीक है कि अगर वो जो है इस चीज़ को अप टू डेट रखेगा कि क्योंकि स्किल्स चेंज होती जाती हैं, पोजीशन वाइज चेंज हो रही है, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है, तो उसको चाहिए कि वो अपने आप को क्या करे, अप टू डेट रखे, अपने आप को जो है आगे लेकर जाए, इंप्रूव करे। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर वो क्या करेगी कि एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाए कि उनको जो है ट्रेनिंग्स वगैरह दें जिसके जरिए से वो नए स्किल्स को सीख सकें। और इसलिए कहते हैं कि ensuring that employees have up-to-date skills will minimize employees error and mistakes, improve customer service and satisfaction, increase employees motivation as they feel valued by the organization. कि अगर जो है एम्प्लॉय अप टू डेट है कि नहीं है, उसके स्किल्स को अप टू डेट रखने के लिए कर रहे हैं कि अगर आप अप टू डेट रखेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, आपके जो है काम में एरर्स कम होंगे, गलतियां कम होंगी। ठीक है, वो कस्टमर को प्रॉपर तरीके से डील करेगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, तो इट मीन्स कि आपकी जो है प्रोडक्टिविटी अच्छी जा रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है। और आपका एम्प्लॉय खुद भी जो है वो मोटिवेटेड फील करेगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ये कंसिडर करेगी कि जी ऑर्गेनाइजेशन मुझे जो है वैल्यूएबल कंसिडर कर रही है और मुझ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।